हेलो बच्चों। मैं आज आपको कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 3 जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन। नागार्जुन जी हिमालय की इन बेटियों के विषय में बताते हैं। हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक नागार्जुन जी हैं। इस पाठ में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों का वर्णन किया है। किसके विषय में बताया है? लेखक ने हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनका वर्णन किया है इस पाठ में। हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियां मैदानी क्षेत्र में अत्यंत शांत और गंभीर लगती हैं। जब वो मैदानी क्षेत्र में पहाड़ पर्वतों से अर्थात हिमालय से निकलकर मैदानी क्षेत्र में आ जाती हैं तो इनका स्वरूप कैसा हो जाता है? अत्यंत शांत, बहुत निर्मल, गंभीर। उनकी जो बहने की जो स्थिति है उसका कवि लेखक ने बहुत सही अच्छे प्रकार से रोचकपूर्ण वर्णन किया है। हिमालय से निकलने वाली इन नदियों के प्रति लेखक की अत्यंत श्रद्धा है। वह इनमें किस किस के रूप को देखते हैं? माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। लेखक को इन नदियों के अंदर किस किस का रूप दिखाई देता है? अपनी माँ का, दादी, नानी, बुआ, मामी, मौसी की गोद की भांति कवि को ये नदियाँ लगती हैं कि उनकी सुनहरी सुंदर गोद में उनको आनंद की अनुभूति होती है। लेखक ने इन नदियों को हिमालय की गोद में उछलते, कूदते और शोर मचाते हुए देखा है। अर्थात जहाँ से इन नदियों का उद्गम स्थल होता है, अर्थात जहाँ से ये निकलती हैं, वहाँ पर इनकी एक अजीब ही बहुत प्रचंड वेग होता है इनका, अर्थात बहुत तेज बहाव होता है और एक बहुत तेज आवाज होती है जिसके द्वारा ये मैदानी क्षेत्र में आते आते वो शोर, वो जो इनका रूप है भयंकर, वो शांत हो जाता है, समतल हो जाता है। जब ये मैदानी क्षेत्र में पहुंच जाती हैं तो यह हंसना, कूदना व उल्लास न जाने कहाँ गायब हो जाता है। तब इनका स्वभाव शांत और विनम्र हो जाता है। लेखक हिमालय की बेटियों की बाल लीला के प्रति अत्यंत प्रभावित है। लेखक को इन नदियों की जो बाल लीला है वो अत्यंत रोचक प्रतीत होती है, आनंददायक प्रतीत होती है। लेखक हिमालय की इन बेटियों के विषय में बताते हुए कहते हैं कि इनका कौन सा लक्ष्य है कि ये इस तरह अत्यंत तत्परता से बहती चली जा रही हैं। इनको बहती हुई, निरंतर लगातार बहती हुई इन देखकर लेखक के मन में एक विचार आता है कि ये लगातार क्यों निरंतर बहती हैं। क्या इनका मन नहीं करता रुकने का? लेखक उनके बारे में सोचते हैं। ये बर्फ की चोटियों व घाटियों पर लीलाएं कर रही हैं। कभी ये घाटियों, पहाड़ों से, पर्वतों की चोटियों से नीचे मैदानों में आने के बाद ये पता नहीं कितनी घाटियों से गुजर कर अपनी लीलाएं करती हुई आगे बढ़ती हैं। देवदार, चीड़, सरो, चिनार आदि के जंगलों में पहुंचकर ये अपना बचपन बिताकर और आगे बढ़ जाती हैं। अर्थात देवदार, चीड़ और चिनार आदि के जंगलों में इन नदियों का बचपन बीतता है। लेखक को लगता है कि हिमालय ने न जाने इनके नटखट बचपन को कैसे झेला होगा। अर्थात ये इतनी उद्दंड हैं कि इनका कहीं रूप ये अपने आप ही रास्ता बना लेती हैं। इनकी बहने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। तो लेखक को ऐसा लगता है कि हिमालय ने इतनी नटखट बेटियों को कैसे इनके स्वभाव को झेला होगा। लेखक ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों को लेकर अत्यंत सुंदर कल्पना की है।
ये नदियां हिमालय से निकलकर सागर में जा मिलती हैं। लेखक ने इन्हें बूढ़े हिमालय की गोद में खेलने वाली नटखट बालिकाएं बताया है और साथ ही साथ समुद्र को अपना दामाद बताया है। अर्थात हिमालय क्या है? नदियों के पिता हैं और सागर में ही अंत में जाकर मिल जाती हैं। सागर में इनका मिलन होता है, तो इसलिए सागर को क्या बताया है? हिमालय का दामाद अर्थात नदियों का पति, स्वामी। हिमालय से निकलने वाली नदियों का उल्लेख संस्कृत साहित्य में भी मिलता है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत को बेतवा नदी से प्रेम का विनिमय देने जाने को कहा था। कालिदास के विरही नामक यक्ष, जो कि उनका एक मेघदूत जो कविता है, कालिदास की सबसे लंबी कविता, उसमें जो एक चरित्र है वो विरही यक्ष हैं। मेघदूत अर्थात बादल को दूत बनाकर किसके पास प्रेम का संदेश भेजा था? बेतवा नदी के पास। इससे पता चलता है कि महाकवि कालिदास भी नदियों से अत्यंत प्रभावित थे। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता की संज्ञा दी है, अर्थात वो पूरे जन की माता हैं, जन कल्याण के एक माध्यम है। किंतु लेखक इन नदियों को माता से पहले बेटियां समझता है, क्योंकि वो हिमालय से निकलती हैं और हिमालय की बेटियां हैं। लेखक ने तिब्बत में सतलुज के किनारे बैठकर उसके रूप को निहारा। सतलुज नदी तिब्बत से निकलती, तिब्बत में बहती है, तो वहां पर लेखक ने उनके किनारे बैठकर उनकी सुंदरता को निहारा कि किस प्रकार उनके निर्मल और शांत जल से किस प्रकार बहने की जो उनकी क्षमता है वो कितनी विशाल है। वह उसे इतने प्रभावित हुए कि गीत गुनगुनाने लगे, अर्थात उनकी जलधारा, सतलुज नदी की जलधारा को देखकर लेखक जो है वो एक कवि बन गए। उन्होंने सतलुज के ऊपर एक कविता लिख दी। तो आइए अब हम पढ़ते हैं ये पाठ। अभी मैंने आपको इस पाठ के विषय में बताया। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर। गंभीर शब्द का क्या अर्थ है? गहन विचारों वाली, संभ्रांत। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं। संभ्रांत मतलब उत्तेजित महिला। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। नदियों के प्रति लेखक के मन में हमेशा दया और सहानुभूति के भाव रहे हैं। उन्होंने उसे किस किस की संज्ञा दी है? माता की, अपनी मौसी, मामी, उन सब की। जैसे उनकी गोद में लेखक को प्यार और ममता प्राप्त होती है, वैसे ही लेखक को इन नदियों में भी अपनी माँ की ममता का, माँ के आंचल का स्पर्श की अनुभूति होती है। परंतु इस बार जब लेखक ने हिमालय के ऊपर चढ़कर इन नदियों के रूप को देखा, तो वो हैरान हो गया। यह दुबली पतली गंगा हिमालय के पहाड़ों से ये धारा जब निकलती है तो बहुत पतली सी नजर आती है, यही यमुना। लेकिन जब वो मैदानी क्षेत्र में उतर जाती हैं तो इनका रूप कितना विशाल हो जाता है कि आप उन्हें समा इस पृथ्वी पर उनकी जो सौंदर्य है, उनका जो बहाव की जो रफ्तार है, उनकी जो चौड़ाई है, वो कितनी ज्यादा अधिक हो जाती है। खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी अर्थात उनके मन के भाव, उनको बहते हुए देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उनके अंदर एक रोमांच का भाव पैदा हो रहा है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। कौतूहल मतलब जो कुछ जानने की इच्छा, जितना कि इन नदियों के बारे में। जब मैं नदियों को देखता हूँ तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का मेरा मन बहुत अधिक उत्तेजना मेरे मन में पैदा हो जाती है। कहाँ ये भागी जा रही है? मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कहाँ जा रही हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी क्या इनका इतने बड़े अर्थात हिमालय पर्वत की संतान होने के बावजूद भी ये आगे क्यों बढ़ना चाहती हैं? ये उस ऊंचाई से नीचे की तरफ क्यों सिमट कर आगे बढ़ रही हैं?
बर्फ जली नंगी पहाड़ियों, इन पहाड़ियों घाटियों से बेसुध आगे की तरफ बढ़ती इनकी रफ्तार क्यों इतनी अधिक तीव्र है? क्यों ये इनका बचपन देवदार और चीड़, ये सारे जो जंगल हैं इनसे होकर गुजरते हैं, अर्थात वहां पर इनका बचपन बीतता है। कौन जाने बूढ़ा हिमालय किस, ये सारी उनकी बाल लीलाएं देखकर बूढ़ा हिमालय भी ये सोचता होगा कि बड़ी बड़ी चोटियों में जाकर पूछे तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय, उस हिमालय पर्वत के पास चुप रहने के सिवाय कुछ भी नहीं होगा, कि वो अपनी इन बेटियों की नटखटता को देखकर चुप रहने के सिवा उसके पास और कोई सहारा चारा भी नहीं होगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो नाम ऐसे हैं जिसे सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, झेलम, काबुल, गंगा, यमुना आदि सारी नदियां, हिमालय की छोटी छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने आ जाती हैं। अर्थात ये दो नाम ऐसे हैं जिनका नाम लेते ही इन सारी नदियों के रूप हमारे सामने आ जाते हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से ये दो नदियां बनी हैं। वो कौन सी हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। ये अंत में कहाँ मिल जाती हैं? जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। वह कितना सौभाग्यशाली है कि पर्वतराज की इन बेटियों को पाने का उसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा है, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेल रही थी। ये नंग धड़ंग खेलने वाली बालिकाएं पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हों, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र में लोगों के लिए ये एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। लेखक ने हिमालय को इन नदियों का पिता और समुद्र को इनका पति अर्थात हिमालय का दामाद कहने में भी कोई झिझक महसूस नहीं की है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत के हाथ बेतवा नदी के लिए प्रेम का संदेश भेजा था और उन्होंने कहा था कि प्रेयसी अर्थात उनकी प्रेमिका तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होंगी। तो मेघदूत कालिदास की एक सबसे लंबी कविता है जिसमें उन्होंने एक चरित्र, एक पात्र अर्थात विरही यक्ष को मेघदूत के द्वारा एक संदेश भेजा था, किसके पास? बेतवा नदी के पास। इस बात से ये पता चलता है कि कालिदास जी ने भी नदियों के प्रति अपने अपार स्नेह व्यक्त किया है। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आई कि शायद उस महाकवि ने भी नदियों का सचेतन रूप पसंद किया होगा। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह नतीजे पर पहुंचेगा, वह हैरान हो जाएगा कि क्या ये वास्तव में ही इतनी पतली सी धारा जो हम हिमालय से देखते हैं निकलती है, इनका इतना विशाल रूप भी हो सकता है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता की संज्ञा दी है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देखें तो ज्यादा अच्छा है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। कितने कवियों ने नदियों को अपनी बहन का स्थान भी दिया है। मन उचट गया, तबीयत ढीली थी। सतलुज के किनारे अर्थात लेखक ने सतलुज नदी को अपनी बहन बताया है। दोपहर का समय था। मैंने उस ठंडे शीतल जल में पैर लटका दिए और सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया और उस जल में अपने पैरों को डालकर लेखक को इतना आनंद और स्नेह प्राप्त हुआ कि जैसे वो अपनी बहन की गोद में ही स्पर्श मात्र कर रहा हो, अर्थात उसे वहां सानिध्य प्राप्त हो रहा हो। लेखक ने नदियों के विषय में बताया कि जिन लोगों ने इन नदियों को केवल मैदानी क्षेत्र में अर्थात देखा है, वो इनके इस विशाल रूप से अवश्य परिचित होंगे। ये पवित्र नदियां हैं जो हमें
अपार स्नेह और जल प्रदान करती हैं। हिमालय की यात्रा में लेखक ने सर्वप्रथम हिमालय और वहां से बहने वाली नदियों की प्रशंसा की है। नदियां धार्मिक विश्वासों का आधार हैं। नदियों के किनारे अनेक तीर्थ स्थल स्थापित किए गए हैं। हिमालय से निकलने वाली इन नदियों को हम लोग माता कहना चाहेंगे, क्योंकि ये माता के स्थान पर अपने जल से सबको जीवन प्रदान करती हैं। आज नदियों के जल और नदियों की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जिनके तहत नदियों की सुरक्षा की जा रही है। नदियों की सुरक्षा हेतु नदियों की सफाई की योजना भी बनाई गई है। हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि नदियों के किनारे बनाए गए सभी तीर्थ स्थलों का सही प्रकार से उपयोग करें, उन्हें दूषित और गंदा ना करें, उन्हें उनके प्राकृतिक रूप में रहने दिया जाए। तभी ये नदियों के प्रति हमारी सच्ची सहानुभूति होगी, और ये उनके प्रति हमारा हमारा स्नेह और सच्ची श्रद्धा तभी स्थापित हो सकती है यदि हम उनकी पवित्रता और स्वच्छता को बनाए रखेंगे। धन्यवाद। तो